जय हिंद। आइए अब हम लोग जानेंगे, जैसे पार्लियामेंट के सारी शक्तियों के बारे में पढ़ लिए, पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ लिए ऑलरेडी, ठीक है। पार्लियामेंट में किस प्रकार के दो सदन होते हैं, उसके कंपोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, इन तमाम चीज़ों के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इन एनी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इन एनी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जिस देश ने भी इस सिस्टम को अडॉप्ट किया है, इस सिस्टम को अपनाया है, उन तमाम प्रावधानों के अनुसार, ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के तर्कसंगत हो, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान जो भी दिए गए हैं उस अनुसार चलता है। तो भारत भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया हुआ है। अब पार्लियामेंट की जितनी भी शक्तियां हैं, या पार्लियामेंट जिस भी कार्य को कर रही है, उसके जितने भी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, लेकिन कोई भी सिस्टम, कोई भी कार्य, कोई भी फंक्शंस, किसी भी, चाहे प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो, कम्युनिस्ट सिस्टम हो, डेमोक्रेसी हो, मोनार्की हो, डिक्टेटरशिप हो, मिलिट्री हो, हर एक सिस्टम का कितना ही एडवांटेज क्यों ना हो, अपने अनुसार से सबको, जैसे कम्युनिस्ट वाले को लगता है कि कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, वहाँ जो है निर्णय बहुत जल्दी जल्दी लिया जाता है, वहाँ चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है, ठीक है। लेकिन हर जगह कुछ ना कुछ लिमिटेशंस, कुछ ना कुछ खामियां होता है, कुछ ना कुछ उसकी सीमाएं होती हैं, कुछ लोग उसे उसकी आलोचना करते हैं। जैसे कम्युनिस्ट में कहा जाता है कि मीडिया उतना स्वतंत्र नहीं है, मल्टी पार्टी नहीं होता है, बहुत लोगों का वॉइस जो है वहाँ दबा दिया जाता है, लोग अपनी जो है इच्छा, कह सकते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वहाँ नहीं होता है। लोकतंत्र में कहा जाता है कि जो है कोई भी जो है ये सिस्टम, लोकतंत्र जो है यहाँ निर्णय को जल्दी नहीं लिया जाता है, एक प्रकार से मतलब फास्टेस्ट, यहाँ एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि जो स्पीडी डिसीजन मेकिंग है वो यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ रूल्स और रेगुलेशन बनाने में लंबा वक्त लग जाता है। फिर बहुत सारे जो है रिसोर्सेज जो है इलेक्शंस में हर दिन खर्च किया जाता है, करप्शन भी होता है। तो एक प्रकार से हर जगह कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होते हैं, और कुछ ना कुछ हर एक सरकारों का कुछ ना कुछ जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेज, दे आर द सेम, कह सकते हैं कि दे आर द टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन। मतलब एक प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि कहीं भी कुछ भी कोई व्यक्ति होता है जो कि मून लाइट के ट्विंकलिंग को देखता है, एंड समवन ट्राई टू फाइंड आउट देयर वेयर अ ब्लैक स्पॉट इन द मून, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन यहाँ हम लोगों ने पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा, ठीक है, तो पार्लियामेंट से संबंधित इसके कुछ इनइफेक्टिवनेस और इसके कुछ आलोचना, कुछ क्रिटिसिजम्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहला कि नाइदर टाइम नॉर एक्सपर्टीज। देखो, भारतीय संविधान में कहा गया है कि संसद कम से कम तो साल भर में 2 बार तो जरूर बैठे। मतलब उसका जो टेन्यूर होता है ना, कोई फिक्स नहीं किया गया है कि इतने दिन के लिए बैठेगा, उसका कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है कि इतने तारीख से बैठेगा। मतलब 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए। तो ऐसा माना जाता है कि कम से कम संसद 2 बार साल में बैठे। लेकिन ठीक है, लेकिन ऐसा हम लोग का कन्वेंशन है, ट्रेडिशन है कि हम लोग 3 सेशन ऑफ पार्लियामेंट को चलाते हैं। पहला सेशन होता है बजट सेशन, जो कि फरवरी मार्च में बैठता है। दूसरा सेशन होता है मॉनसून सेशन, और तीसरा होता है विंटर सेशन। विंटर सेशन हाल फिलहाल 2-3 दिन पहले ही अभी खत्म हुआ है। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास जो है ना, कोई फिक्स टाइम शेड्यूल सेट नहीं किया गया है कि इतने दिन संसद साल में बैठेगी। जैसे होता है ना कि चलो 365 दिन होता है तो चलो 150 दिन संसद काम करेगी, कोई फिक्स नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके जो मेंबर होते हैं अपने फील्ड के एक्सपर्ट नहीं होते, वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं। कोई पढ़े लिखे भी हैं, कोई अनपढ़ भी हैं। मतलब कोई अगर, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि अब जैसे ऐसा नहीं है कि कोई आईटी मिनिस्टर हैं तो आईटी फील्ड के एक्सपर्ट होंगे, कोई एग्रीकल्चर मिनिस्टर है तो एग्रीकल्चर फील्ड के एक्सपर्ट होंगे, कोई अगर डिफेंस मिनिस्टर हैं तो वो मिलिट्री से ही होंगे। मतलब ये आवश्यकता नहीं होती है, और वो अपने फील्ड के एक्सपर्ट नहीं होते हैं। इसको लेकर बहुत लोग इसकी आलोचना करते हैं कि जब आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट नहीं होते हैं, ठीक है, और जितने भी मेंबर्स होते हैं, ये जरूरी नहीं कि सब बहुत पढ़े लिखे ही हो, नहीं, बहुत सारे ऐसे इलिटरेट भी मेंबर होते हैं। तो एक प्रकार से उसकी आलोचना की जाती है कि जब वो सदन में जाते हैं तो जो लोगों के एस्पायरेशंस हैं, लोगों की समस्याएं हैं, या फिर जो लोगों इस जो प्रेजेंट सिचुएशन में जो लोगों को चाहिए वो सही रूप से वहाँ प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। देखो, जीत कर आना, कोई भी जो इस संसद जीत कर आता है तो उसमें बहुत फैक्टर हो सकते हैं। कास्टिज्म हो सकता है, रीजनलिज्म हो सकता है, या फिर पार्टी के लहर में जीते जाते हैं, ठीक है। जैसे मोदी के लहर में बहुत लोग मंत्री बन गए, जीत गए, केजरीवाल के लहर में बहुत लोग जीत कर आ गए। तो एक लहर होती है,
उसमें आप टिकट आपको मिल जाता है, आप जीत जाते हैं। लेकिन आप उतने परिपक्व हैं कि आप लोगों की वॉइस को वहाँ रेज कर सकें? क्या आप के अंदर एक्सपर्टीज है कि जो भी रूल्स रेगुलेशन पार्लियामेंट में टेबल होती है उसकी आलोचना कर सके? जैसे देखो, उदाहरण देता हूँ कांग्रेस के 2 मेंबर, एक माननीय राहुल गांधी और दूसरा शशि थरूर। तो शशि थरूर के पास अपनी एक विजन है, अपनी पर्सपेक्टिव है, वो एक लिटरेट पीपुल है, मतलब पर पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़े लिखे तो राहुल गांधी भी हैं, लेकिन वो मतलब किस प्रकार के, मतलब वो अलग तरीके के पढ़े लिखे हैं। मतलब एक प्रकार से जो होता है ना कि जैसे शशि थरूर जो है फॉरेन एम्बेसडर वगैरह भी रहे हैं, मतलब यूएन में इनका बहुत दिन समय गुजरा है और ये एक बहुत बड़े इतिहासकार भी हैं, तो रूल्स एंड रेगुलेशन को ये अच्छी तरह से समझते हैं। तो यह जो भी कुछ पॉइंट रेज करते हैं तो ये हुड़दंग नहीं मचाते, हो हल्ला नहीं करते, गैलरी में नहीं जाते, एक सभ्य तरीके से खड़े होते हैं, अपने पॉइंट्स को रखते हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 एंड दिस डैट। बट अब जैसे कोई अदर मेंबर है कांग्रेस का, वो मतलब ऐसे चिल्ला रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मतलब अब जैसे टीएमसी के मेंबर है, पेपर फाड़ना, ये करना, तो एक प्रकार से ये जो है ना, ये अराजकता वाली जो है एक चीज़ें हैं। बल्कि होना ये चाहिए कि आप अपने जो है जो भी पार्लियामेंट में बिल टेबल हो रहे हैं उसमें आप एक्सपर्टीज़ हासिल करें, उसके पूरा का पूरा नॉलेज इकट्ठा करें और फिर तथ्यों के आधार पे, ठीक है, ऑन द रेशनल ग्राउंड आप सरकार की आलोचना करें। इज दैट क्लियर? दूसरा है कि टेक्निकल नेचर एंड डिमांड फॉर ग्रांट। देखिए, जितने भी डिमांड फॉर ग्रांट होते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं वो टेक्निकल इन नेचर होते हैं। वो आम लोग जो लेमैन होते हैं, जो साधारण लोग होते हैं, जो संसद होते हैं साधारणतः, वो उसे समझ पाने में उन्हें दिक्कत होती है। इसके लिए जो है फिर एक्सपर्ट कमिटीज़ को बुलाया जाता है, एक्सपर्ट को बुलाया जाता है, उससे समझा जाता है। फिर जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो भी वहाँ पार्लियामेंट के टेबल पे जो रखा जाता है, जितने भी ग्रांट वगैरह हैं, वो इतने ईजी वे में एसेसिबल और अंडरस्टैंडेबल नहीं होता है कि कोई भी साधारण व्यक्ति समझ सके। आगे है एक्सिक्यूटिव प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। दूसरी बात है कि यह कहा सही गया है कि पार्लियामेंट को एक विधायिका कहती है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा को एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कहा गया है, लेकिन पॉलिसी और नीति जो है वो एक्सिक्यूटिव ही बनाते हैं। मतलब जो सरकार के लोग होते हैं, सरकार के लोग कौन, जो नेता मंत्री, मतलब जो सरकार में होते हैं, जैसे मोदी भी एक एक्सिक्यूटिव है, उसके जितने भी मंत्री वगैरह हैं सब एक्सिक्यूटिव है। तो एक्सिक्यूटिव ही नीतियों को बनाते हैं। नीति किसे बनाना चाहे, नीति का बनाने का काम, पॉलिसी फॉर्मुलेशन का काम पूरे के पूरे संसद का है, लेकिन मूलतः जो नीतियों का ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, जो पॉलिसी तैयार की जाती है, वो लोग तैयार करते हैं जो कि सरकार में होते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब है कि वो बिल को टेबल करते हैं पार्लियामेंट में, उसकी आलोचना की जाती है, लोग अपोजिशन वाले भी अपने पॉइंट्स को रखते हैं, तो वो सरकार के ऊपर होते हैं, या तो उसे एक्सेप्ट कर सकती है या रिजेक्ट कर सकती है, क्योंकि लोकसभा में बहुमत में होती है, उसे पारित करा देती है। राज्यसभा में कुछ नंबर्स का खेल होता है, अगर राज्यसभा में भी बहुमत में तो इजीमे में अभी पारित हो जाएगी। तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन जो है ये एक्सिक्यूटिव का कार्य हो चला है, हालांकि इसे लेजिस्लेटिव विंग के कार्य होने चाहिए। आगे, साइज ऑफ पार्लियामेंट इज टू लार्ज। इसके लिए भी आलोचना की जाती है कि 545 मेंबर, तो मतलब 550 मेंबर लोकसभा, 250 मेंबर राज्यसभा, मतलब एक प्रकार से 550 मेंबर एक जगह बैठ के कितना डिस्कशन करेंगे, और वो डिस्कशन कितना कह सकते हैं यूजफुल होगा, कितना माइंडफुल होगा, कितना कह सकते हैं रिजनेबल होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इतना लार्ज है, मतलब एक बहुत बड़ी बॉडी है जो सभी को जो है एक प्रॉपर समय देना, कह सकते हैं ना कि अगर एक एक मेंबर को अगर 5 मिनट भी दे तो बहुत समय लग जाएगा, तो सबको समय भी नहीं मिल पाता है। ठीक है, सब अपने फील्ड के एक्सपर्ट भी नहीं होते। इसकी साइज जो है बहुत बड़ी है। आगे, मेजोरिटी इंजॉय बाय एक्सिक्यूटिव। मैंने पहले ही बताया कि जो इन गवर्नमेंट में होते हैं, जो जिनकी सरकार होती है, जो मेजोरिटी में होते हैं, ठीक है, और एक्सिक्यूटिव उसी के होते हैं, सारे मंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, दे आर ऑल एक्सिक्यूटिव। मतलब वो लोग लेजिस्लेटिव बॉडी के भी मेंबर होते हैं, मतलब लोकसभा नहीं तो राज्यसभा किसी एक के मेंबर होंगे, बट वो लोग एक्सिक्यूटिव होते हैं और उनके द्वारा बहुमत, मतलब जो सरकार में होते हैं उन्हीं की बहुमत होती है। तो रिड्यूस द इफेक्टिव क्रिटिसिज्म, इस परिस्थिति में जो लेजिस्लेटिव विंग का इफेक्टिव क्रिटिसिज्म है वो घट जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास मेजोरिटी है, वो कोई भी बिल को पारित करवा सकते हैं। आगे है पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो है एग्जामिन पब्लिक एक्सपेंडिचर। जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वह जो है एग्जामिन किया जाता है पब्लिक एक्सपेंडिचर के द्वारा। ठीक है,
पब्लिक अकाउंट कमेटी एग्जामिन बाई दी पब्लिक एक्सपेंडिचर। एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, जो भी सरकार को बजट के दौरान पैसे दिए जाते हैं खर्च करने के लिए, ठीक है, तो वो जो है एक अकाउंट कमेटी बैठा के गठन करके जो है पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसके द्वारा उसको एग्जामिन करने का प्रयास किया जाता है, उसे देखने का प्रयास किया जाता है कि सरकार कहीं पैसे का गलत उपयोग तो नहीं कर रही है, सरकार कहीं जो है कह सकते हैं कि उसका फिजूल खर्ची तो नहीं कर रही, कहीं कोई करप्शन तो नहीं हो रहा है, कहीं वो पैसा नेताओं के जेब में तो नहीं जा रहा। तो इस प्रकार की फिजूल खर्ची पर निगरानी रखती है, उसे जांचती है, उसकी स्क्रूटनाइज करती है, ठीक है, कौन? पब्लिक अकाउंट कमेटी। लेकिन पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है ना, एक्सपेंडिचर जो भी सरकार करती है बाय एक्सिक्यूटिव एंड द पोस्टमार्टम बाय द पार्लियामेंट। देखो, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि नेता लोगों के पास ना उतना समय होता है और ना वो उतने परिपक्व होते हैं। देखो, अब एक नेता है तो ये जरूरी नहीं कि वो अर्थशास्त्र में तेज ही होगा। नेता बनना आसान है, लेकिन अर्थशास्त्र को जानना, पूरे के पूरे एक्सपेंडिचर, खर्च, कहाँ व्यय क्या हुआ, कहाँ व्यय क्या हुआ, ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए उस फील्ड से जो संबंधित होंगे, ठीक है, जो अर्थशास्त्री होंगे, वही उसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो जो भी है वह एक कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव मेंबर के द्वारा उसे जांचा जाता है, मतलब जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है, जो सेक्रेटरी वगैरह, जॉइंट सेक्रेटरी वगैरह, या फिर जितने भी मेंबर्स होते हैं जो कि इकोनॉमिक कह सकते हैं कि बैकग्राउंड से होते हैं, उनके द्वारा वो निरीक्षण किया जाता है। और पार्लियामेंट्रियन फिर आके वो देख लेते हैं कि चलो हाँ ठीक 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 ठीक, मतलब एक बार पोस्टमार्टम उसका करना, हाँ ठीक है गलत है, ठीक है गलत है, चलो तुम देख लियो तो हाँ ठीक है, मतलब एक प्रकार से वो राजा की तरह आते हैं, देखते हैं हाँ सब, मतलब उसके जो भी एग्जीक्यूटिव वगैरह होते हैं वो जांच चुके होते हैं कि कितना सही है कितना गलत है। तो एक प्रकार से वो पोस्टमार्टम का काम करते हैं। तो रियल अथॉरिटी जो है ना, वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव या फिर टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव के द्वारा इंजॉय किया जाता है। पार्लियामेंट के द्वारा भले ही कमेटी का गठन किया गया हो, लेकिन पार्लियामेंटेरियन अपने आप में एक एक्सपर्ट नहीं होते और हर एक फील्ड को उनको नॉलेज भी नहीं होता। जैसे कोई व्यक्ति है तो कोई राजनीति शास्त्र पढ़ाता होगा, कोई मैथमेटिक्स पढ़ाता होगा, कोई हिस्ट्री पढ़ाता होगा। तो ईच एंड एवरी डोमेन का ना एक अपना अपना जो है टर्म होता है, उसके टर्म्स होते हैं, उसकी अपनी सब्जेक्ट होता है, सिलेबस होता है, तो उस अकॉर्डिंग वो उस विषय में महारत हासिल करता है। ठीक उसी प्रकार हर एक मेंबर की अपनी अपनी बैकग्राउंड होती है। कोई लिटरेट होते हैं, कोई इलिटरेट होते हैं, कोई टेक में अधिक होते हैं जानकार, कोई जो है लॉ में अधिक जानकार होते हैं, कोई इकोनॉमिक्स के जानकार होते हैं। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर कमेटी का जो है एग्जामिन करना पॉलिटिशियंस के द्वारा या पार्लियामेंटेरियन के द्वारा जो है एक पोस्टमार्टम का कार्य ही किया जाता है। ठीक है, पूर्णतः जो जांच है वह परमानेंट एग्जीक्यूटिव के द्वारा किया जाता है। इज दैट क्लियर? अगला है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, रिड्यूस रोल ऑफ पार्लियामेंट एंड मेकिंग लॉ, इंक्रीज द पावर ऑफ ब्यूरोक्रेसी। देखो, पार्लियामेंट तो कहते हैं कि भाई विधायी का जो कार्य है वो पार्लियामेंट के द्वारा होता है, मतलब कानून जो है लोकसभा या राज्यसभा बनाती है। लेकिन असलियत में जो जानते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, उस कानून की बस एक रूपरेखा तैयार किया जाता है। जो कानून को डिटेल में प्रिपेयर करते हैं ना, ठीक है, वो प्रिपरेशन किया जाता है ब्यूरोक्रेसी, टॉप मोस्ट जो ब्यूरोक्रेसी के लोग होते हैं, जो आईएएस अधिकारी वगैरह होते हैं, चीफ सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है, ये सब जो है होते हैं और जो उस फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें बुलाया जाता है पॉलिसी का निर्माण करने में। एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो संसद है वो सिर्फ और सिर्फ स्केलेटन तैयार करती है, सिर्फ ढांचा तैयार करती है, सिर्फ स्ट्रक्चर तैयार करती है। जो पॉलिसी का रियल कह सकते हैं कि फॉर्मुलेशन है वो टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेसी के द्वारा ही किया जाता है। तो एक प्रकार से इससे जो है पार्लियामेंटेरियन और मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट के रोल घटता है, क्योंकि पार्लियामेंट, मैं बार बार कहता हूँ, अपने फील्ड के एक्सपर्ट नहीं होते। वो कुछ हद तक उस पॉलिसी की आलोचना करते हैं, उस पॉलिसियों को देख सकते हैं, ठीक है, और अपने कुछ पर्सपेक्टिव, अपने कुछ ओपिनियन उसमें दे सकते हैं। ठीक है, तो जो मूलतः फंक्शन होता है ना कि एक पार्लियामेंटेरियन को लोकसभा या राज्यसभा के कि आप नियम बनाएं, मूलतः वह नियम जो है का सिर्फ स्ट्रक्चर बनाते हैं, और नियम का स्ट्रक्चर बनाने के बाद जो टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेसी है उसका पूरा कंप्लीशन करती है, और फिर से पार्लियामेंट में वो टेबल होता है थर्ड रीडिंग में। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी एक बिल कैसे पारित किया जाता है। तो थर्ड रीडिंग में जाने के बाद क्लाउज बाय क्लाउज पूरे एक एक सेक्शन को देखा जाता है, एक एक सेक्शन, एक एक क्लाउज को डिस्कस किया जाता है, उसके बाद उसे पारित किया जाता है। आगे है फ्रीक्वेंट प्रोमulgation ऑफ ऑर्डिनेंस बाय प्रेसिडेंट। देखो, अब जो है सरकार के द्वारा बहुत सारे ऐसे अध्यादेश लाए जाते हैं। अध्यादेश कब लाया जाता है? जब सरकार
जो है चाहती है कि कोई इमरजेंसी है और इससे संबंधित नियम की बहुत आवश्यकता है और अभी पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। जब भी पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती, सरकार ऑर्डिनेंस लाती है, ऑर्डिनेंस के जरिए जो है वह पॉलिसी और नीतियाँ जो है ग्राउंड लेवल पर इन्फोर्समेंट होता है और उस ऑर्डिनेंस को 6 वीक, जब भी संसद खुलता है 6 वीक के अंदर उसे पारित कराना होता है। तो ऑर्डिनेंस के जरिए बहुत सारे अब नियम कानून बनने लगे हैं। इसके लिए भी, इससे भी बहुत लोग जो है ऐसा कहते हैं कि ऑर्डिनेंस का अधिक आना इस लोकतांत्रिक मंदिर का या लोकतंत्र के मंदिर पार्लियामेंट की रोल को रिड्यूस करने का प्रयास करता है। आगे है पार्लियामेंट कंट्रोल स्पोरेडिक एंड पॉलिटिकल नेचर। देखो पार्लियामेंट जो है, बहुत लोग जो है, मल्टी पार्टी सिस्टम है भारत में, तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो है वहाँ जाते हैं, ठीक है। मतलब तो उनका जो है ना, जो भी वह बातें रखते हैं उनका एक पॉलिटिकल नेचर होता है, वह पॉलिटिकल माइलेज के लिए होता है और अपनी इमेज को चमकाने के लिए भी होता है, क्योंकि वह जब अपनी बातों को वहाँ स्पष्ट तरीके से रखते हैं तो कुछ हद तक तो सरकार की नीतियों की आलोचना या वहाँ सजेशन दे रहे होते हैं, लेकिन वह जब टीवी में आता है तो लोग कहते हैं कि देखो हमारे कंस्टिट्यूएंसी के नेता हमारी बातों को संसद में उठा रहा है। तो कहीं ना कहीं यह एक राजनीतिक पटल है जहाँ पर अपनी जो है पहचान दर्ज कराना और अपनी बातों को या फिर लोगों की जो वॉइस है वहाँ, उसके एस्पायरेशंस हैं, उसे वहाँ खुलकर लोगों के सामने रखना। तो एक प्रकार से दे आर पॉलिटिकल इन नेचर, मतलब वह भी एक मिनी पॉलिटिक्स है जो कि एक पॉलिटिशियंस हमेशा करते रहते हैं। आगे है लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी अपोजिशन। देखो कहा जाता है ना कि एक समय था कि जब अपोजिशन में मेंबर के तौर पे जो है अटल बिहारी वाजपेयी बैठा करते थे। तो कोई अपोजिशन होते हैं कि जिसे कह सकते हैं ना कि अपोजिशन के मेंबर में अटल बिहारी वाजपेयी बैठा करते थे और उन्हें एज अ यूएन में रिप्रेजेंटेशन, या फिर कह सकते हैं कि बहुत सा बार ऐसा हुआ ना कि मतलब जो उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार, तो उन्होंने अपोजिशन को ही, अपोजिशन के मेंबर को एज अ विदेश मंत्री के तौर पे बाहर भेजते हैं भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए। सोचो, तो यह एक प्रकार से कह सकते हैं कि वह अपोजिशन की गरिमा, और पार्टी वाले भी देखते हैं, रूलिंग पार्टी भी देखती है कि अपोजिशन कैसा है। अब अपोजिशन राहुल गांधी जैसा हो तो उसे कौन सीरियसली लेगा। हालांकि मतलब ये एजुकेशनल वीडियो है, फिर भी अगर अपोजिशन अगर शशि थरूर जैसा हो कि जिनके अंदर ज्ञान है, जिनके अंदर बुद्धि है, जिन कोई भी पॉइंट को अच्छे तरीके से रखते हैं, तो एक मान लिया जाएगा, चलो भाई हाँ ये इनका जो पॉइंट है या मतलब एक प्रकार से इस पर थोड़ी ध्यान दे। अब जो मन में आए राहुल गांधी मतलब बोल रहे हैं कभी क्या मतलब उसे कोई सीरियसली नहीं लेता है। तो इसलिए एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का होना पार्लियामेंट में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक मतलब परिपक्व विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोकतांत्रिक जो कह सकते हैं कि उनकी भूमिका है, अपोजिशन की उतनी ही भूमिका है जितना कि रूलिंग पार्टी की। अगर एक अच्छा अपोजिशन ना हो तो जो रूलिंग पार्टी है हो सके वो डिक्टेटरशिप का रोल प्ले करने लगे, जो मन में आए वो करने लगे। तो इसलिए आवश्यक है कि एक स्ट्रॉन्ग मतलब पावरफुल और कह सकते हैं कि स्टडी अपोजिशन रहना चाहिए, ये कह सकते हैं कि लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, ठीक है। ये क्लियर हो गए। तो अब हम लोग जो है क्रिटिसिज्म ऑफ पार्लियामेंट को पूरे के पूरे पढ़ लिया। व्हाई द पार्लियामेंट आर इनइफेक्टिव इंस्टेड ऑफ इट हैज़ सो मच पावर, मतलब पार्लियामेंट के पास इतनी शक्तियाँ होने के बावजूद आखिर यह कभी कभी इनइफेक्टिव क्यों हो जाती है, यह इतना प्रभावशाली क्यों नहीं रहती है। तो देयर वेर सम क्रिटिसिजम्स व्हाई द पार्लियामेंट आर सो इनइफेक्टिव इंस्टेड ऑफ इट हैज़ सो मच पावर। इतनी शक्तियाँ होने के बावजूद भी, यह इतना पावरफुल होने के बावजूद भी यह कभी कभी अप्रभावशाली क्यों दिखती है, ठीक है। उसका यही कारण है, हम लोगों ने यहाँ जो आलोचना पढ़ा, ठीक है। पहला है नाइदर टाइम नॉर एक्सपर्टीज, दूसरा है टेक्निकल नेचर ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स, तीसरा एक्सिक्यूटिव प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द पॉलिसी फॉर्मुलेशन, चौथा है साइज ऑफ पार्लियामेंट टू लार्ज, पांचवा है मेजोरिटी एंजॉय बाय एक्सिक्यूटिव, पांचवा है पब्लिक अकाउंट कमिटीज एग्जामिन पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन रिड्यूस रोल ऑफ पार्लियामेंटेरियन, ठीक है। Frequent promulgations of ordinance by President, Parliament control sporadic and political nature, lack of strong and steady opposition. Is that clear? So that's all. Thank you once again. And if you're the first time on my channel, like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. And if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.